अजंता की गुफाएं भारतीय कला, स्थापत्य और बौद्ध संस्कृति का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या 30 मानी जाती है। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से अजंता में 30 गुफाओं का निर्माण हुआ था, वर्तमान में केवल 29 गुफाएं ही शेष हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। अजंता की गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इन गुफाओं में बुद्ध, बोधिसत्वों तथा जातक कथाओं से संबंधित अनेक भित्ति चित्र एवं मूर्तियां अंकित हैं, जो भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास में एक उच्च शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजंता की 30 गुफाओं में से लगभग 5 गुफाएं चैत्यगृह अर्थात प्रार्थना भवन हैं, जबकि शेष लगभग 25 गुफाएं विहार या बौद्ध मठ हैं। चैत्यगृहों का उपयोग सामूहिक उपासना और प्रार्थना के लिए किया जाता था, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के केंद्र थे। स्थापत्य की दृष्टि से ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, जिसे शैलकृत वास्तुकला कहा जाता है। अजंता की गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मूर्तिकला के साथ साथ चित्रकला का भी उत्कृष्ट विकास देखने को मिलता है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान समय में विशेष रूप से केवल 6 गुफाएं, गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 अत्यधिक प्रसिद्ध और संरक्षित मानी जाती हैं। इनमें से गुफा संख्या 16 और 17 का विशेष महत्व है, क्योंकि ये गुप्तकालीन कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। वास्तव में अजंता की अधिकांश प्रसिद्ध चित्रकला वाकाटक शासकों के संरक्षण काल में विकसित हुई, जो गुप्तों के समकालीन थे और जिनका गुप्त साम्राज्य से घनिष्ठ राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध था। गुफा संख्या 16 अजंता की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक मानी जाती है। इसी गुफा में विश्वविख्यात मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। ये चित्र भारतीय चित्रकला की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस चित्र में राजकुमारी के चेहरे पर पीड़ा, करुणा और मृत्यु की निकटता का जो भाव दर्शाया गया है, वह कलाकार की अद्भुत मनोवैज्ञानिक समझ और कलात्मक क्षमता को दर्शाता है। ये चित्र न केवल कला की दृष्टि से, बल्कि मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक वंश के राजा हरिशंकर के सामंत वराहदेव के संरक्षण में बनवाया गया माना जाता है। गुफा संख्या 17 को अजंता की चित्रशाला कहा जाता है। ये गुफा अपनी भित्तिचित्रों की समृद्धि और विषय वस्तु की व्यापकता के कारण विशेष प्रसिद्ध है। इस गुफा में बुद्ध के जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे बुद्ध का जन्म, उनका गृहत्याग अर्थात महाविनिष्क्रमण, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति और अंततः महापरिनिर्वाण को अत्यंत कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक जातक कथाओं को भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिनमें बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएं निहित हैं। इन चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अजंता के कलाकार न केवल तकनीकी रूप से दक्ष थे, बल्कि वे कथा वस्तु को दृश्य माध्यम में रूपांतरित करने की अद्भुत क्षमता भी रखते थे। अजंता की गुफाओं की कला महायान बौद्ध परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। महायान बौद्ध धर्म, जिसे उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, बोधिसत्व की अवधारणा और करुणा के सिद्धांत पर विशेष बल देता है। इसी कारण अजंता की गुफाओं में बुद्ध के साथ साथ अनेक बोधिसत्वों के चित्र भी मिलते हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए अपने निर्वाण को स्थगित करने का संकल्प लेते हैं। यह धार्मिक दर्शन अजंता की कला में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। यद्यपि अजंता की गुफाएं प्रत्यक्ष रूप से गुप्त शासकों द्वारा नहीं बनवाई गईं, फिर भी इनका उत्कर्ष वाकाटक शासकों के संरक्षण में हुआ, जो गुप्तों के समकालीन और उनसे वैवाहिक संबंधों द्वारा जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था, जिसके परिणामस्वरूप वाकाटक राज्य में गुप्त सांस्कृतिक प्रभाव और अधिक प्रबल हुआ। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल को वाकाटक गुप्त संबंधों का स्वर्णकाल माना जाता है। गुप्त काल में केवल कला ही नहीं, बल्कि साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्वितीय प्रगति हुई। इसी काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की रचना हुई, जिसे संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र को विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है और बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा बताया जाता है। इसे 5 भागों मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अप्रेक्षाकारित्व में विभाजित किया गया है। पंचतंत्र की कथाएं पशु पक्षियों के माध्यम से नीति, व्यवहार और जीवन दर्शन की शिक्षा देती हैं। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वरामिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की तथा पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा की। वरामिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत और बृहद जातक जैसे ग्रंथ लिखे, जिनमें खगोलशास्त्र, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषयों का वर्णन है। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पूर्व कल्पना प्रस्तुत की।
गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का भी विकास हुआ और त्रिमूर्ति की अवधारणा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रचलन इसी काल में हुआ। पुराणों के वर्तमान स्वरूप का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। रामायण और महाभारत की अंतिम रचना तथा याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों का संकलन भी इसी काल से जुड़ा माना जाता है। संस्कृत गुप्त शासकों की राजभाषा थी और इसी भाषा में साहित्यिक तथा शैक्षणिक रचनाएं की गईं। वाकाटक वंश, जिसने अजंता की गुफाओं के निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 3वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य दक्कन में उभरा। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने लगभग 255 ईस्वी में की थी। उनके पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रवरसेन के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं, प्रधान शाखा और वत्सगुल्म शाखा में विभाजित हो गया। वत्सगुल्म शाखा के शासक हरिसेन को अजंता की गुफाओं के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अजंता की गुफाएं केवल धार्मिक स्थल नहीं थी, बल्कि ये शिक्षा, कला और संस्कृति के जीवंत केंद्र भी थी। यहाँ निर्मित चित्र और मूर्तियां उस समय के सामाजिक जीवन, वस्त्र, आभूषण, स्थापत्य और धार्मिक विश्वासों की जानकारी देती हैं। इस प्रकार अजंता की गुफाएं भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने का एक अमूल्य स्रोत है। अंततः ये कहा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन और वाकाटककालीन सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक है। मरणासन राजकुमारी जैसे चित्र, गुफा संख्या 17 की चित्रशाला, महायान बौद्ध परंपरा का प्रभाव, गुप्तकालीन साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां तथा वाकाटक शासकों का संरक्षण, ये सभी तत्व मिलकर अजंता को भारतीय कला और इतिहास की एक अमर धरोहर बनाते हैं। इसी कारण अजंता की गुफाएं न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रतिष्ठित है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें से वर्तमान में 29 गुफाएं शेष हैं, जिनमें से गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है और गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रसिद्ध है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 अर्थात गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 ही शेष है। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। 13 सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्त काल से संबंधित है, जो कि बौद्ध कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रसिद्ध है, जो भारतीय चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, जहां बुद्ध के जीवन, जन्म, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से जुड़े चित्रों को दर्शाया गया है। अजंता की गुफा संख्या 17 के चित्रों को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, जहां बुद्ध और बोधिसत्वों के चित्र और जातक कथाएं चित्रित हैं। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है। ये भारत से शुरू होकर एशिया के कई देशों में फैल गई है। महायान को उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। महायान में बोधिसत्वों की अवधारणा और करुणा पर जोर दिया जाता है। गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफाएं धार जिले के बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी, जो 9 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र को दुनिया भर में सबसे अधिक प्रचलित और व्यापक रूप से अनुवादित किया गया है और इसकी कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 1 मित्र भेद, 2 मित्र लाभ, 3 संधि विग्रह, 4 लब्ध प्रनाश, 5 अप्रेक्षाकारित्व। मित्रभेद का मतलब है 2 मित्रों में झगड़ा होना या मित्रता में बाधा आना। पंचतंत्र की एक कहानी का नाम भी मित्रभेद है। इस कहानी से जुड़ी सीख है कि हमें कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को सलाह नहीं देनी चाहिए। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती हैं। मित्रलाभ हितोपदेश नामक संस्कृत ग्रंथ के पहले अध्याय का नाम है, जिसका अर्थ है मित्रों का लाभ या मित्रों की प्राप्ति। लब्ध प्रनाश का अर्थ है प्राप्त वस्तु का नाश या प्राप्त चीज का खो जाना। यह पंचतंत्र की एक कहानी का नाम है, जिसमें बताया गया है कि कैसे प्राप्त चीज नष्ट हो जाती है। पंचतंत्र की कहानी में एक वानर और मगरमच्छ की कहानी है, जिसमें वानर को मगरमच्छ से मिलने के बाद वह उसे छोड़ देता है और फिर वह उसे खो देता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत को दुनिया का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अप्रेक्षाकारी। पंचतंत्र क्या है?
पंचतंत्र संस्कृत भाषा में पशु पक्षियों की कहानियों का एक संग्रह है जो नीति और व्यवहार की शिक्षा देता है। रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। इसका महत्व क्या है? इसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है, बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? पंचतंत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मित्र भेद, दोस्ती में फूट। मित्र लाभ, मित्र की प्राप्ति। संधि विग्रह, समझौता और मतभेद। लब्ध प्रनाश, प्राप्त वस्तु का नुकसान। अपेक्षाकारी, बिना सोचे समझे काम करना। पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां नीति और नैतिकता की शिक्षा देती हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्टीय प्राचीन भारतीय गणित का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना आर्यभट्ट प्रथम ने की थी। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोलशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ। वराहमिहिर ने वृहत संहिता, पंचसिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पतिशास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने ये घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकानवर ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। नवनीतकम नामक पुस्तक की रचना गुप्त काल में हुई थी और यह आयुर्वेद से संबंधित है, जिसमें नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियों का वर्णन है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना मुख्यतः गुप्त काल में हुई और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख भी मिलता है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी और इसका उपयोग साहित्यिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक, रूपका कहा जाता था, जो उज्जैन के शकों के सिक्कों के समान थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का नाम रूपक, सोने के सिक्कों का नाम दीनार। रूपक सिक्के उज्जैन के शकों के सिक्कों के समान। अन्य जानकारी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। याज्ञवल्क्य भारत के वैदिक काल के एक ऋषि तथा दार्शनिक थे। नारद मुनि ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए थे। वरुचि कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं। बृहस्पति स्मृति एक प्राचीन धर्मशास्त्र है जिसके रचयिता बृहस्पति माने जाते हैं। पुराणों के वर्तमान स्वरूप का विकास गुप्त काल में ही हुआ। रामायण एवं महाभारत की अंतिम रचना भी गुप्त काल में ही हुई। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्तवंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ। साथ ही गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि अनुदान में दी। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौनागाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की रचना के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भास के 13 नाटक और शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम माटी की खिलौनागाड़ी शामिल हैं, जो प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी दूसरी भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ और पहली रचना भगवद गीता थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्थापत्य कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी क्योंकि इस दौरान कई समृद्ध नगरों को या तो छोड़ दिया गया या उनका आवास में विघटन हुआ, जैसे कि पाटलिपुत्र, जो हवेनसांग के आगमन तक एक गांव बन गया था। वाकाटक राजवंश 3वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में दक्कन में उभरा एक प्राचीन भारतीय राजवंश था, जिसने मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया और सातवाहन राजवंश के बाद दक्कन में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। वाकाटक राजवंश की स्थापना लगभग 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी और इसके पूर्वज सातवाहन शासकों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी।
सातवाहनों के बाद वाकाटक राजवंश 300 से 500 ईस्वी दक्षिण की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275-335 शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। विंध्य शक्ति के बाद वाकाटक वंश का शासक प्रवरसेन प्रथम लगभग 275-335 बना, जो इस वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासीय वर्षगुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा प्रधान शाखा और वत्सगुल्म शाखा बासीय शाखा। दोनों शाखाओं ने लगभग एक ही समय में शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335-360 प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390-410 प्रवरसेन द्वितीय 410-440 नरेंद्र सेन 440-460 पृथ्वी सेन द्वितीय 460-480 गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अव्यस्त थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। ये काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया, जो गुप्त और शक राज्यों के बीच स्थित वाकाटक राज्य के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास था, जिससे गुप्त साम्राज्य को मजबूती मिली। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से वाकाटक वंश की गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन II वाकाटक वंश की मुख्य शाखा प्रवरपुरा नंदीवर्धन शाखा का अंतिम ज्ञात शासक था, जिसके बाद वाकाटक साम्राज्य का नेतृत्व वत्सगुल्म शाखा के शासक हरिसेन ने किया। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटक वंश की मुख्य शाखा का अंतिम शासक हुआ। उसे एक वाकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता कहा जाता है। वाकाटकों की प्रधान शाखा का सबसे अंतिम राजा पृथ्वीसेन द्वितीय था। इसका शासनकाल लगभग 460 ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी के मध्य था। उसके बाद इस राज्य का शासन बासीय शाखा के राजा हरिसेन के हाथों में चला गया। पृथ्वीसेन द्वितीय को वाकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता कहा जाता है। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित था। बासीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350-400 प्रवरसेन द्वितीय 400-415 हरिसेन 475-510 हरिसेन वाकाटक वंश की वत्सगुल्म शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और उसे वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी माना जाता है। हरिसेन बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की, जबकि सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य लिखा और वाकाटक दरबार में संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना की तलाई में पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ। पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन राजवंश या हर्ष का साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी